वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले अल अरेबिया के ब्यूरो चीफ मंसूर जाफर की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त तेहरान से हमारे साथ मौजूद है मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद जॉन हुसैन। जॉन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीज फायर हो चुका है, दोनों जानिब से ये दावे किए गए कि वायलेशंस भी हो गई हैं। एक तो मजमूई तौर पर तेहरान में इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं और ये सीज फायर आपकी नज़र में कितना देर पा साबित होगा? जी थैंक यू सो मच। ईरान में जो लोग बाहर निकले हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और झंडे लेके, इनफैक्ट कल रात को जब अमेरिका पे अटैक किया था तब से ये सेलिब्रेशंस जारी हैं। तो आई वुड से यहाँ पे बाहर रश लगा हुआ है, रोडों पे लोग निकले हुए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ईरान ने जो है वो लास्ट शॉट कॉल किया। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर पे हमला भी किया, अपनी टर्म्स पे सीज फायर जो है वो जारी भी रखी, साथ साथ इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सेफ गार्डेड है, साथ साथ इनकी जो रिजीम है वो भी प्रोटेक्टेड है। तो आई वुड से लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं और मेरा अपना नजरिया भी यही है कि यहाँ पे जो पब्लिक रिस्पॉन्स है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों का रिस्पॉन्स। जहां इसराइल के अंदर अभी इंडियन मीडिया खबरें दे रहा है कि लोग जो है वो डरे हुए बंकर्स में छुपे हुए, वही ईरानी यहाँ पे रेजिलियंस और रिजॉल्व शो कर रहे हैं। तो सिचुएशन आई वुड से सीज फायर के अंदाजे से भी अगर लगाएं, वायलेशन अगर होती है, लेट्स सपोज, पहले तो ये सीज फायर इम्प्लाइड सीज फायर है, कंफर्म्ड है बट इम्प्लाइड है, देखते हैं कब तक चलती है, परमानेंट होती है या नहीं होती है, वक्त बताएगा। बट अगर वायलेशन होती भी है तो ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारा हाथ इस वक्त ट्रिगर पे है और कोई भी अग्रेशन इजराइल की तरफ से अगर आती है तो हम जवाब में उसको रिस्पॉन्ड करेंगे अकॉर्डिंगली। ट्रम्प साहब का भी ट्वीट आपके सामने, तो उस पर भी बात हो सकती है। जी अच्छा जॉन, दूसरा ये बताएगा कि देखें, एक परसेप्शन ये था कि मौजूदा जो ईरानियन रिजीम है उसके अगेंस्ट रिजेंटमेंट भी ईरान में, और हमने देखा माजी में बड़े बड़े मुजाहरे भी हुए मुख्तलिफ वाक़यात को लेकर। अब ईरान ने जिस तरह से विक्ट्री डिक्लेयर की है और आप जिस तरह कह रहे हैं कि लोग परचम उठाकर सड़कों पर आए और जश्न मना रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि मौजूदा रिजीम जो है उसकी जड़ें मजीद मजबूत हुई हैं। देखिए मैं पहली बात तो अपनी तरफ से ये बातें नहीं कह रहा, मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे लगा दिए हैं वीडियो। बेहिजाब खवातीन, बिल्कुल शर्ट टी शर्ट पहनी हुई लड़कियां जो है वो बाहर झंडा लेके नारे लगा रही हैं, मार बाग जिद्दे विलायत फकी। इसका मतलब क्या है जिद्दे विलायत फकी का? कि जो निज़ाम के खिलाफ है, रहबर के और सुप्रीम लीडर जो है इनके, उसके निज़ाम के खिलाफ है, उसके ऊपर भी लानत हो, और अमेरिका और इसराइल के ऊपर भी वो मार बार इसराइल मार बार अमेरिका के नारे लगा रहे हैं। तो पहली बात तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मैंने एविडेंस भी इसके बाद मौजूद है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि रिजीम नहीं कहूंगा मैं, गवर्नमेंट कहूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पीपल सपोर्ट यही दिखाता है कि ये गवर्नमेंट है, रिजीम नहीं है। ये बात और ज्यादा क्लियर हो गई है और बिल्कुल सही बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इस वक्त इनकी जो गवर्नमेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, आई वुड से इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कंटेम्पररी टाइम्स में अहमदीनेजाद के बाद नहीं हुई। तो अभी इस वक्त जो सेंटिमेंट्स है, डॉलर यहाँ पे 15% एकदम से गिरा है। पहली बात तो जंग के दौरान बढ़ा ही नहीं इतना ज्यादा, लेकिन बिल्कुल जो गिरा है वो बिल्कुल प्री वॉर टाइम्स के जो है मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा गिर गया है। तो आई वुड से ये भी एक दिखाता है पॉजिटिविटी, ये भी एक दिखाता है कि कितना कॉन्फिडेंस है पब्लिक का गवर्नमेंट के अंदर। तो इस वक्त जितनी स्ट्रांग पोजीशन में गवर्नमेंट है, लोग किसी भी तरीके की ऐसी रेजिस्टेंस की बातें या रिबेलियन की बातों को बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं है। आप वीडियोस देखिएगा, चेक पॉइंट जो पुलिस खड़ी हुई है, बेहिजाब खवातीन वहां पे घूम रही हैं झंडे लेके, एवरीथिंग इज, आई वुड से यू कैन सी बाय योरसेल्फ कि किस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। अच्छा जॉन, दूसरा ये बताएगा कि बाज एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इसके बाद ईरान जो है शायद उन्हें अब अंदाज़ा हो गया है कि अगर वो एक एटमी कुव्वत होते तो इस तरह की एग्रेशन ना इसराइल कर पाता ना अमेरिका कर पाता, और शायद इसके बाद ईरान ये डिसाइड करे कि उन्होंने उस जानिब बढ़ना है। ईरानियन मीडिया या ईरानियन पब्लिक में ये क्या परसेप्शन है? क्योंकि एक तो फितवा मौजूद है कि हमने उस तरफ नहीं जाना, और ईरान डिक्लेयर्ड पोजीशन उनकी ये है कि हम एटमी कुव्वत बनने नहीं जा रहे, हम पुरअमन मकासद के लिए अपना एटमी प्रोग्राम इस्तेमाल करें। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा कि ईरान जो है वो एटमी कुव्वत बनने नहीं जा रहा। देखिए ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो मेरी बात हुई है जराए से, यहाँ पे एक ऑफिशियल से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी भी हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे ईरान में गवर्नमेंट न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगी। और उन्होंने कहा बावजूद चाहे जो भी हो जाए, ये वजह ये नहीं है कि हमें डिफेंड करना है या क्या करना है, वो ये कह रहे हैं कि एक प्रिंसिपल
के हिसाब से, मोरालिटी के हिसाब से, अखलाकियात के हिसाब से न्यूक्लियर बम बनाना इनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी नज़र में गलत है, हराम है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो है वो मर सकते हैं, मासूम लोग मर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन से। तो इनका एक मोरल स्टांस इसके ऊपर है, ये न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे नहीं। लेकिन बहरहाल आपने बड़ी अच्छी बात की, और इसमें जो न्यूक्लियर, एक बात नोट कीजिए, पहले ईरान की जो साइट्स थी वो न्यूक्लियर, उनके ऊपर इंस्पेक्टर्स थे, आईएईए इंस्पेक्टर्स थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे, सबको सब चीजें पता थी कि क्या अंदर की सूरत हाल है। अब ईरान ने क्योंकि अपना स्टॉक पाइल मूव किया एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे, अब तो ईरान के ऊपर से ये भी जो है वो आजादी हो गई कि वो जिस तरीके से अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहें, नहीं बनाना चाहें, न्यूक्लियर इनरिचमेंट करना चाहें, कोई पूछने के लिए आई थिंक है ही नहीं, क्योंकि अब तो इंस्पेक्टर्स का भी चक्कर खत्म हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो आई वुड से कि न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे ऑफिशियल्स से जहां तक मुझे पता चला, वक्त ही बताएगा बहरहाल ये कितना रिफ्लेक्ट करता है पॉलिसी के अंदर। ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे डिस्पाइट एवरीथिंग। अभी ईरान को रियलाइजेशन नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने की, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन के बगैर भी डिफेंड कर रहे हैं। इनका मौकिफ ये है कि देखिए न्यूक्लियर वेपन ना होते हुए भी हमने डैमेज भी किया, कोई मकासद भी पूरे नहीं हुए दूसरों के, उल्टा डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो वॉर मॉन्गरर से पीस मॉन्गरर जो है वो बन गए हैं अब। अगर आप देख रहे हैं खुद से ट्वीट्स को बदलते हुए, तो इनको जरूरत नहीं है न्यूक्लियर वेपन की इनके मुताबिक, बट लेट्स सी, टाइम विल टेल। अच्छा जॉन, दूसरा ये बताएगा, अब तक ऑब्वियसली इसराइल को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन ईरान में भी काफ़ी इसराइल ने जो बॉम्बिंग की और फिर अमेरिका ने जो की, इस नुकसान से बाहर निकलने में आप क्या समझते हैं? जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स और जो भी ईरान को नुकसान हुआ, कितना टाइम फ्रेम आप देंगे, कितना टाइम लग सकता है ईरान को? टाइम फ्रेम ऑफ रिकवरी ऑफ डैमेज से पहले डैमेज असेस करना जरूरी है कि डैमेज हुआ वाकई में कितना है। देखें 22,000 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ इसराइल ने, जो अपने आप को ज़ायनिस्ट ऑक्यूपाइड टेरिटरी के ऊपर जो कब्जा किया वो 22,000 किलोमीटर है। ईरान का जो रकबा है वो 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे है। पहले तो डिफरेंस ये देख लेते हैं कि इसराइल के कितने स्ट्रेटेजिक मकासद हैं जो ईरान को पूरे करने हैं, और ईरान के अंदर कितने स्ट्रेटेजिक मकासद हैं जो इसराइल को पूरे करने हैं। 2-4 वहां पे पावर प्लांट है, 1-2 जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, एक टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ईरान के पास तो ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बहुत कम थे इतनी सी टेरिटरी में। ईरान ने जो हिट किया, बतयाम, गवयाम, अमन इंटेलिजेंस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, आईडीएफ हेडक्वार्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी पार्क्स पे हिट किया, नेगेव डेजर्ट के अंदर बेसिस पे हिट किया, थर्ड मिसाइल्स के जो लॉन्चर्स थे, इंटरसेप्टर्स थे, उनको भी हिट किया। ईरान के मकासद जो थे वो ईरान बहुत आसानी से बहुत कम मिसाइल्स यूज करते हुए पूरा कर सकता है। इजराइल ऑन दी अदर हैंड, इतने सारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, बूशहर न्यूक्लियर प्लांट अभी भी आपने देखा होगा, इंटरेस्टिंग है, 3 न्यूक्लियर प्लांट्स में हमारा बूशहर अभी भी इंटैक्ट है, दूसरे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज बन रही थी वो भी अभी भी हैं। तो दूसरी तरफ ईरान के अंदर एक मेहराबाद लोकल जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर इन्होंने एयर स्ट्रिप के ऊपर डैमेज किया, IRIB की बिल्डिंग को निशाना बनाया। खैर ईरान ने भी चैनल जो वहां पे है इसराइल में वहां पे मारा। यहाँ पे ईरान के अंदर बिल्कुल बेसिस के ऊपर भी हमला हुआ, मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, मैं कोई प्रोपागेंडा फैलाने नहीं आया, यहाँ पे बिल्कुल बेसिस पे भी हिट हुआ। बिल्कुल ईरान के अंदर जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर जो जनरल्स रह रहे थे उनको भी मारा, लीडरशिप भी यहाँ पे नुकसान हुआ, लीडरशिप को। बिल्कुल सही बात है, ईरान के अंदर जो फोर्डो और दूसरी साइड से उनके ऊपर भी डैमेज हुआ। लेकिन डैमेज की जो रीजनिंग है, अब देखें लीडरशिप खत्म होने के बावजूद रिस्पॉन्स जबरदस्त, दूसरा फोर्डो के ऊपर हिट होने के बावजूद, दूसरी जगह के ऊपर होने के बावजूद स्टॉक पाइल अभी भी इंटैक्ट है। तो आप खुद भी असेसमेंट कर सकते हैं। रिजीम चेंज, उस पर तो सवाल ही नहीं हो रहा, अब वो तो बिल्कुल ही गायब हो गया ना रिजीम चेंज वाला मामला। तो आप ये देखें कि कितना ठीक है। अच्छा जॉन, दूसरा ये बताएगा कि इजराइल ने, जी खबरें ये भी आई कि इजराइल ने एक दफा फिर तेहरान में जो है ईरान के रडार सिस्टम को निशाना बनाया। तो क्या आप समझते हैं कि इसके बाद अब ईरान फिर एक दफा जवाब देगा और मामला एस्केलेशन की तरफ जा सकता है? देखिए पहले तो वो रेडार स्टेशन नहीं है, खाली जमीन के ऊपर एक रेडार का वो लगा हुआ था, मतलब इस पे कह सकते हैं कि ये मतलब कोशिश है इजराइल की कि किसी तरीके से लास्ट शॉट कॉल कर लें, किसी तरीके से हम हो जाएं लास्ट शॉट कॉल करने वाले। ईरान ने लास्ट शॉट कॉल किया था 4 बजे, ईरान ने लास्ट शॉट कॉल किया, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा शुरू में ट्वीट में कि 12 घंटे हैं ईरान के पास और 6 घंटे इजराइल के पास है। ईरान ने बोला भाई बात सुने, 4 बजे तक अगर हमले नहीं रुके ना तो हम जारी रखेंगे। फिर आपने देखा आपके सामने सीज फायर हो गई, हमले नहीं हुए, और पूरी कोशिश रही इजराइल की कि किसी तरीके से यहाँ पे कोई डैमेज कर सके। बट वहां पे ट्रंप साहब ने बोला कि भाई वापस आ जाओ, मैं इजराइल से ज्यादा नाराज हूं, आप ये भी जबान देखें, ज्यादा नाराज हूं।
तो उस पर आपके सामने मैं क्या ही बोलूं, लास्ट शॉट कॉल करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से आवाम को खुश किया जाए वहां इसराइल में कि भाई नहीं हम हैं, हम भी अभी भी पावर में हैं हम। तो दैट इज द सिचुएशन इन माय ओन व्यू। ठीक, मोहम्मद जॉन हुसैन, थैंक यू सो जॉइनिंग अस, तेहरान से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ईरान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जनाब आसिफ दुरानी और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से गुफ्तगू जारी रखी।